नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे साथ जुड़ गए हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्रीय समर्पण से। रितेश भाई बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। आज बात होगी कॉकरोच शहर-शहर पिट रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी हो रही है, लेकिन हरकतें बंद नहीं हो रही हैं। अब इन्हें कुछ पार्टियों ने चने के झाड़ पे चढ़ाने का जिम्मा फिर से ले लिया है। और अब फिर से पिटाई-छिताई का बंदोबस्त भी हो रहा है। जब ये पहले जंतर-मंतर पे बैठे थे, उस समय इनको इस्तेमाल किया गया एफसीआरए के खिलाफ। सामने कुछ दिखता है, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। सोमवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को संसद की संयुक्त समिति के सामने रखा गया और विरोध की पहली आवाज कहाँ से आई? पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की ओर से। मीन्स कांग्रेस की ओर से। इधर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव आता है, उधर कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी का 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च का ऐलान। तो सवाल तो उठेगा ही, टाइमिंग्स पर भी और नियत पर भी। रितेश जी, ये कॉकरोचों की कहानी क्या बताती है? और ये टाइमिंग्स जेपीसी में तमाम बिल्स पर चर्चा शुरू हो चुकी है। जी। जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कॉकरोचों की टाइमिंग, असल में कॉकरोच हमेशा इसी इसी तरह के टाइमिंग के इंतजार में लगे हुए हैं कि कब कहाँ पे समस्या है, या समस्या नहीं है तो वहाँ समस्या पैदा करना है। बस इसी तलाश में वो लोग लगे हुए हैं। हालाँकि मैंने आप इनके टाइमिंग को देखिए, इनके इनके गतिविधि को देखिए, इनके गतिविधि से किस-किस को फ़ायदा पहुँच रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। सरकार जो भी काम कर रही है, तो उसमें इनको तकलीफ़ एकदम ऐसा लग रहा है कि होना ही होना है और हर जगह पे इनके दिमाग में है कि हमको बस परेशान कर देना है, कोई भी गतिविधि को रोकने का प्रयास करना है। हालाँकि कॉकरोचों के पिटाई के दिन जारी हैं, अभी अभी भी कई जगह पे उनकी पिटाई चल रही है, उनका मरम्मत का जो गतिविधि है, वो भी काम जारी है। जी। लेकिन इधर आश्चर्य ये होता है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पी चिदम्बरम साहब, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह असंवैधानिक है और इसके लिए उनका ज़मीर जो है, समर्थन को गवाही नहीं देता है। जी। मतलब मतलब गजब की बात ये लोग कर देते हैं। इनका कहना है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है, यह असंवैधानिक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो पहले की जो सरकारें थी, यानी शुरुआत जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ 51 में, 1951 में और 1967 तक जितने भी चुनाव हुए, ये सारे लोगों ने असंवैधानिक काम किया। नेहरू जी ने असंवैधानिक गतिविधि की, इसका मतलब आप ये सोच लीजिए कि क्या कैसे ये लोग कहते हैं और इसके पीछे कोई स्टडी भी नहीं करते हैं। आपको बता रहे हैं कि 1951 में भी चुनाव हुआ, 1957 में चुनाव हुआ, 1962 में चुनाव हुआ, 1967 में भी चुनाव हुआ और सारा चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव हुआ था। तो जब ये सारे चुनाव सही थे, संवैधानिक थे, तो आगामी चुनाव असंवैधानिक कैसे हो जाएँगे? अगर वो सही था तो ये गलत कैसे हो जाएगा? और ये गलत है तो फिर वो गलत क्यों नहीं होगा? माने दोनों में देखिए कैसे इन लोगों के एक दोगलेपन की जो नीति है ना, वो दिखाई देती है। मतलब मेरे नाना जी ने किया तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे ससुर जी ने किया तो वो ठीक नहीं है। बस ये वाली बात है। तो अब कुल मिला कर के कांग्रेस का यही जो चाल चरित्र और चेहरा है, वो स्पष्ट दिखाई देने लगा है और इन्हीं कारणों से जनता इन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। और एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जेपीसी में गया है मामला और ये आज तो गया नहीं, ये तो 2024 से गया हुआ है। पहली बार तो उसी वक़्त आया था। रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में ये पूरी कमिटी बनी थी, जिसमें उस वक़्त की कमिटी में उस वक़्त ये भी थे, अमित शाह जी भी थे। तो ऐसे लोगों के साथ में जब बना था और ऐसा भी नहीं है कि बिना रिसर्च का बना था। 7 देशों का इसमें डिटेल डेटा था उसमें, जिसमें स्वीडन भी था, बेल्जियम भी था, जर्मनी भी थी,
मतलब इंडोनेशिया था, दक्षिण अफ्रीका, जापान, फिलीपींस, ये सातों देश का पूरा डिटेल स्टडी किया गया और उसके बाद जाकर के ये वन नेशन वन इलेक्शन की बातें आगे बढ़ी। तो ऐसे कंडीशन में आप बोल रहे हैं ये असंवैधानिक है, तो भारत में ऐसा लग रहा है विपक्ष को सिर्फ विरोध करने के लिए बनाया गया है। वो चाहे किसी भी बात का विरोध करना हो, अगर देश में कोई भी अच्छा गतिविधि हो रहा है, बस इनका काम है कि आओ विरोध करें। इनका सिर्फ सिंगल एक ही नारा बन चुका है, आओ विरोध करें। और उसी में अब नए-नए जैसे कॉकरोच जनता पार्टी हो गया, ये इन लोगों को भी ये लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये लोग एक्चुअली वही वही है ना कि एक टीम बी जिस तरह से काम कर रही है और अब 5 सितंबर को ये बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। उसके पीछे इनका क्या लॉजिक है? ये बोल रहे हैं कि अभी तक जितने भी सरकारों ने कहा था, उस हिसाब से सरकारों ने माना नहीं है। भाई जी, तुम्हारे हिसाब से सरकार कोई काम नहीं करती है ना, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। अब ये कह रहे हैं कि नीट से जुड़े जितने मृत परिवार हैं उनकी बातें नहीं हुई, पुलिस के ऊपर जो बर्बरता हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे, माने और उस आंदोलन में छात्र भी शामिल होंगे, युवा भी शामिल होंगे। तो कुल मिला-जुला करके अगर ये स्थिति रही, तो पूरे देश में ये खुद अकेले ये जो सीजेपी की जो बात कर रहे हैं, अब हमको लगता है, हमको पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अब, कि सीजेपी की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। शुरुआत में ऐसा लगा, बच्चों को लगा, हम लोगों को तो पता ही था कि ये लोग सब कॉकरोच ही हैं, रियल कॉकरोच है, ये सब डुप्लीकेट कॉकरोच नहीं है। तो बस इनका जो चेहरा है वो इंसानों की तरह है। तो हम लोगों को ये अंदाज़ा था, लेकिन बच्चे जो दिग्भ्रमित हुए थे, वो अब इनके झांसे में नहीं आएँगे। कहते हैं ना कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बस एक बार चढ़ चुकी है, वो काम खत्म। दूसरी बार ये जो अगर भीड़ भी लाएँगे ना, तो वो छात्रों की नहीं रहेगी। वो सारे के सारे देखिएगा उसी में फिर से वही खालिद सपोर्टर, शर्जील इमाम सपोर्टर, जितने भी लाल झंडा वाले डपली गैंग, ये सारे इन इन सारे लोगों का एक पूरा हुजूम नज़र आएगा और सारे के सारे लोग अराजक तत्व के ही लोग नज़र आने वाले हैं। कभी ये लोग क्रिमिनल्स का गैंग बना करके लाते हैं और कभी ये लोग किसी और की बात करते हैं। तो कुल मिला-जुला करके इनके पास अभी अभी के डेट में अगर बात करें तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और कहीं पर भी इनके पास कोई अभी मतलब तरीका नहीं है इनके पास। अब इनके पास है सिर्फ ये कि हम विरोध करेंगे। उस विरोध करने के लिए चाहे जो जिस बात का भी विरोध हो। अगर ये लोग बोल देंगे ना कि भाई रोज दिन में 4 बार खाना है, तो पता चलेगा कि विरोध करने में दिन भर भूखे रह के मर गए। राहुल गांधी जो है ना, अब जी, बेचारे कॉपी करने लगे हैं मोदी जी का। मोदी जी बोलते थे बिल्कुल। ना कि मुझे भर-भर के गालियाँ मिलती है। यही काम अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक लड़की उनसे संवाद कर रही थी कि जी, देखो मुझे तो ऐसे ट्रोल करते हैं, मुझे इतनी गालियाँ दे रहे हैं, सुबह-शाम गालियाँ देते हैं और लड़की कौन थी? नेहा सिंह राठौड़, जो सच में बदतमीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपने उ उसको उसकी करनी का ही काम इनाम मिलता है ना? कभी पाकिस्तान उसके ट्वीट को हैंडल करता है, कभी कोई ट्वीट को यूज़ करता है। तो अब आप सोच लीजिए कि किस तरह की लड़की है। तो उसको लोग गालियाँ देते हैं, जैसा उसका कहना है। तो राहुल गांधी बोलता है, तुमको तो कुछ भी नहीं देते, हमको ज़्यादा देते हैं। हमको तो इतना गाली देते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब राहुल गांधी कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन सस्ती कॉपी कितनी देर तक चलेगी नरेंद्र मोदी की। जी, तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाई मेरे ऊपर पत्थर मारते हैं, तो मैं उसी पत्थर से निर्माण करता हूँ। तो सिंपल सी बात है, वो उन्होंने एक मैसेज दिया और ये जिस तरीके से बता रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई ढीठ बच्चा है, जिसको कितना भी डाँट दो, कितना भी बोल दो और उसके बाद उठा-पुठा और चल दिया कि चलो जो कहता है करने दो, हम तो करेंगे अपने मन की। भले ही वो मन खराब हो, व्यवस्था खराब हो जाए, तो इनके लिए ऐसा है कि सारे गाली-बाज़ों को, गाली खाने वालों को ये इकट्ठा कर रहे हैं और ये सब सेम देखिए असल में कुछ नया तो नहीं लोग जोड़ पा रहे हैं। कुछ जी, नयापन नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी किसी भी गतिविधि में आप देख लीजिए कि कहीं भी नयापन नहीं है। ये छात्रों की गूंज, छात्राओं की गूंज और इसकी गूंज, उसकी गूंज कर रहे हैं, लेकिन इनको असल में इनको अपनी बात सिर्फ सुनानी है। छात्रों की गूंज कहीं नहीं है।
छात्र तो इनके पोल खोल कर रहे हैं। छात्र जाते हैं, एक जगह देख रहे थे कि भैया आप आए थे, आपके यहाँ राहुल गांधी का कार्ड लगा हुआ है, आप राहुल गांधी के समर्थक है, आप पसंद करते हैं, तो नो नो नो, उतना नहीं करते हैं, बस आए हैं, राहुल गांधी आए हैं तो देखने आए। अब लोग सर्कस में जा रहे हैं देखने के लिए, किसी भी, अगर सर्कस में आप भी जाती होंगी पहले, जी तो क्या जोकर को देखने आते, तो क्या जोकर को वोट भी दे दीजिएगा, भैया हम प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से लोग जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से आया है कोई गोरा चिट्टा, थोड़ा विदेशी टाइप का दिखता है, तो चलो देख लेते कैसा लगता है सामने से। और असल में क्या है कि ये लोग पीआर, अपना पीआर करने के लिए सबसे बढ़िया ये लोग छात्रों को बुला रहे हैं और खुद ही वहां ऐसे ऐसे नौटंकी कर दे रहे हैं, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जी स्क्रिप्ट इनकी लीक हो गई थी। तो अब जी अब जी आप सोचिए ये किसके लिए ये कंटेंट बनवाना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के हमें लगता है कि जितना कांग्रेस इनके कंटेंट को वायरल नहीं कर रही, उससे ज्यादा तो भाजपा वायरल कर रही है। ये देख लो, बिल्कुल। इनकी स्क्रिप्ट लीक हो जा रही है। तो अब किसके लिए कंटेंट बना रहे हैं यही जाने। लेकिन खैर क्या बोलिएगा, इनकी इनकी जो स्थिति है और ये देखिए वो। ना, ये मोदी जी की आपने नकल की बात की है, तो हाँ, मोदी जी जिस तरीके से बोलते हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी बोलता हूँ। एंड हुआ क्या, जो आप लीक की बात कर रहे हैं, वो माइक खुला रह गया। ये पूछ रहे थे कि मुझे मराठी में बोलना है कि पुणे पुणे, म्हणजे प्रेम। हाँ, पुणे म्हणजे प्रेम। और उसको सही से बोला भी नहीं इन्होंने, फिर उनका सही करवाया गया, तब इन्होंने नहीं, बोला। तीन और बार चार उसके बार तो बाद पहले पहले पुणे को तो पहले जी, पुंजे मंजे प्रेम कर रहे थे। हाँ हाँ, तो पुणे तो उसके बाद सबको बोला नहीं, पता है। पुंजे मंजे नहीं, पुणे मंजे प्रेम। हम्म। तो सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए तो एक तो कोई बात नहीं, आप अगर किसी स्थानीय स्तर पर आप किसी से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है कि ये सब तैयारी पहले न की जाती है कि स्टेज पर आप बिल्कुल। तैयारी करने लगोगे। अब क्या है कि क्या बोलते हैं, भोज के दिन कोई कोहड़ा थोड़े रोकता है, या फिर कुआं थोड़े ही खोदने जाता है कि चलो अब भोज जी आ गया, आप चलो कुआं खोदते हैं, पानी पिलाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं। तो इससे ये समझ में आता है कि इनकी क्या तैयारी है और इनके मन में उन बच्चों के प्रति ये खुद कितने सीरियस है। आप कोई भी काम करने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, पैसे लेते हैं, कपड़े लेते हैं, व्यवस्था लेते हैं, फिर उसके बाद प्लान बनाते हैं कि हमको क्या करना है बाजार में जाके। तो आप बाजार के लिए भी, कोई भी व्यक्ति छोटा 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 से छोटा भी अगर आप प्लान करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो प्लान करके जाते हैं। ये इतना बड़ा छात्रों की गूंज कर रहा है, हंगामा कर रहा है, पैसा बांट रहा है पीआर के लिए, सब चीज के लिए, ये भी इसको बोलना क्या है इसको नहीं पता है। और या फिर इनके जो इवेंट मैनेजर हैं, या उनको नहीं पता है, वो ग्राउंड पे आकर के डिसीजन ले रहे हैं कि अब चलो तैयारी करते हैं क्या करना चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि ये एक्चुअली में सीरियस नहीं है, ये एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। ये जैसे भीड़ में जा रहे हैं, इतने बच्चे मिल रहे हैं, बच्चों को उछलते कूदते देख रहे हैं, सोच रहे हैं हम भी हम्म। जेनजी बन जाते हैं, जबकि 4 साल बाद ये खुद ही अभी रिटायरमेंट प्लान में आ जाएंगे। वो ये नहीं देख रहे हैं। अब जेनजी कितना उछल उछल के, जेनजी ज्यादा नहीं चलना चाहिए, बनना चाहिए। कमर वगैरह में लोच आ गया तो दिक्कत हो जाएगा आगे 2029 में, बहुत इनको जोड़ो यात्रा तोड़ो यात्रा करना है फिर से। जी। सही कह रहे हैं। और जरा सा ध्यान से देखिए, ये जो मैंने स्क्रीन पर पिक्चर जी। लगाया है, जी। अब इसमें ये बात करते करते मनुस्मृति पे चले जाते हैं। तो ये जो पिक्चर है, ये क्या शो कर रही है? देखिए ऐसा है ना कि इनके बारे में, जिनके मन में ना भारत के प्रति उतना प्रेम है, ना भारतीय शास्त्रों के प्रति उतना प्रेम है, भारत के ज्ञान को लेकर के इनके मन में कोई भाव नहीं है। ये आज पैट्रियाटिक की बात करते हैं, पैट्रियाटिकल मतलब पितृसत्ता की बात करते हैं कि हिंदू धर्म में पितृसत्ता चल रही है। ये बात बताया जा रहा है, ये जो तस्वीर है इसके अंदर जो बातचीत चल रही है उसी को लेकर के चल रही है। जी। और एक लड़की जो पर्दे में नहीं है उसको हम्म। बताया जा रहा है, जो हिंदू है उसको बताया जा हम्म। रहा है कि देखो हिंदू धर्म में तो पर्दा प्रथा है, तो ये प्रथा है, वो प्रथा है। और उसी के बगल में एक लड़की हिजाब पहनी हुई है, उस पर, हम्म। उसके मजहब पर कोई चर्चा नहीं है, जो कि स्पष्ट दिख रहा है। माने प्रैक्टिकली दिख रहा है कि कौन हिजाब पहना है, किसने पर्दा किया है और जी। किसने पर्दा नहीं किया है। लेकिन आरोपी उसका मजहब हो रहा है, एक का धर्म हो रहा है,
और ये इसका मजहब खूबसूरत है आज भी, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनके यहाँ पितृ सत्ता वाला विषय नहीं है। भले ही एक व्यक्ति 4-4 पत्नियां रख सके, ठीक है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, 4 पत्नियां वो रख सकता है, लेकिन एक पत्नी जो है घर से बाहर निकलेगी तो ऊपर से नीचे तक बिना ढके, सिर्फ उनका मतलब उंगली तक नहीं दिखना चाहिए, पैर का नाखून भी नहीं दिखना चाहिए, ये रूल चलेगा, वो पितृ सत्ता में नहीं आता है। वो तो मजहब की खूबसूरती है। और अगर कोई हिंदू में अगर कोई आदमी अपने संस्कारों का पालन करता है तो इनको तकलीफ है। दूसरी बात आपने बोला मनुस्मृति पर इन्होंने चर्चा किया। मनुस्मृति भारतवर्ष के अंदर पहले संविधान के निर्माता है, अगर आप देखा जाए तो। लेकिन जी, उनके प्रति इन लोगों ने एक पूरा ऐसा नैरेटिव तैयार किया कि उनको गाली देना या उनको बुरा भला कहना, इसके पीछे का एक नैरेटिव ये है कि अगर हमको भगवान के प्रति हिंदू के धर्म शास्त्रों के प्रति अगर सवाल खड़ा करना है तो उन मतलब ऋषि मुनियों के खिलाफ अगर विषय सवाल खड़ा करें तो जाकर के हम ऑटोमेटिकली इन पर खड़ा कर देंगे सवाल। मनुस्मृति में जो अक्सर ये लोग चर्चा करते हैं कि भाई महिलाओं का सम्मान नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। मनुस्मृति में ही तो लिखा हुआ है ना कि धरती पे अगर मान लीजिए कि औरत के बारे में कि महिलाओं के बारे में जो लिखा है कि भाई सबसे ज्यादा अगर पूजनीय है तो महिलाएं हैं। और उसी आधार पर आप अगर देखती हैं तो भारत के अंदर जो हम लोग पूजा करते हैं, कुछ दिन बाद आने वाला है माँ दुर्गा की पूजा होने वाली है, उसके बाद जी, फिर काली पूजा भी आने वाली है, उसके बाद सरस्वती माता की पूजा भी होने वाली है। तो ये सब तो माताएं हैं ना। ये अगर पितृ सत्ता होती तो हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं, हम भोले बाबा की भी पूजा करते हैं, तो क्या माता की पूजा नहीं करते हैं? झारखंड में रजरप्पा एक जगह है जहां पर माँ छिन्नमस्तिका की माता की मूर्ति है। पूरे भारत में ऐसे कई शक्तिपीठ हैं जहां पर माता की पूजा होती है। तो इन जगहों पर ये क्या मैसेज जाता है कि हमारा भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज किसको तवज्जो ज्यादा देता है? आप बताइए, जय माँ भवानी करके वीर शिवाजी जब जाते थे युद्ध में तो माँ भवानी के नारा लगाते थे, तो वो भी तो माता का ही नाम लेकर के जा रहे हैं। जीजाबाई उस वक्त की उनकी माता जी थी, उनका वो सम्मान था। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने अपना हैसियत दिखा दिया कि भैया देखो महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती है। तो वो क्यों हो पाया? एक ये बात तो देखने वाली बात है ना। एक दो अगर एक आध उदाहरण अगर छोड़ दें तो ऐसे अगर मान लीजिए कि हिंदू सत्ता छोड़ दें, अगर मुस्लिम सत्ताओं में आते हैं बात करने, तो कितनी महिलाओं का नाम आप जानते हैं या हम जानते हैं? एक दो की बात छोड़ दिया जाए तो, नहीं तो फिर पितृ सत्ता किसको बोलते हैं? कई जगह की महिलाएं राजमाता बन के रही, राज्य चलाई हैं हिंदू समाज में, जो हिंदू समाज की महिलाएं रही। लेकिन कितने जगह पर आपने देखा है कि कोई मजहबी महिला जो है राज्य शासन या सत्ता चला रही है, और फिर भी पितृ सत्ता मनु महाराज में है। मनुस्मृति को लेकर के भी इन्होंने एक सवाल खड़ा करते हैं अक्सर, जातियों में बांटने का। अरे जातियों में बांटने की अगर बात होती मनुस्मृति में, तब तो फिर महर्षि वाल्मीकि कभी संत हो ही नहीं पाते। हमें वहां पर जब भी मैंने जितना भी स्टडी किया मनुस्मृति को, मैंने ये देखा है कि वहां कर्मों के आधार पर है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म लेता है, उसमें यही कहा गया है ना कि जन्म से ही व्यक्ति शूद्र होता है, ये कहा गया उसके अंदर मनुस्मृति के अंदर। तो जन्म से शूद्र होता है, तो वो किसी भी जाति का व्यक्ति जो जन्म लिया, चाहे ब्राह्मण जाति में जन्म लिया हो चाहे किसी जाति में जन्म लिया हो, वो जन्म से तो शूद्र है। अपने कर्मों से अपने गति को प्राप्त करता है, ये उसका तात्पर्य है। अगर वो अच्छा कर्म कर रहा है, अगर वो पढ़ाने लिखाने का काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, तो वो किसी भी जाति में पैदा लिया हो, वो उसके अंदर वो ब्राह्मण वर्ग में आएगा। अगर वो शौर्यता का काम कर रहा है, वीरता की काम कर रहा है, लड़ाई मतलब दुश्मनों से लड़कर जीत रहा है, अपने परिश्रम का परिचय दे रहा है, तो फिर वो क्षत्रिय में आएगा। व्यापार में उसका इंटरेस्ट है तो वो वैश्य कहलाएगा। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो जाति बन गई उसकी। हालांकि अब तो सब जातियों में ही विभक्त हो गया है। तो ये समस्या आज की है, मनुस्मृति की नहीं है। अगर मनुस्मृति की समस्या होती, आज अगर मनुस्मृति पे चल रहे होते, तो आज जितने भी आईएएस ऑफिसर जो एससी और एसटी समाज से हैं, वो आज ब्राह्मण वर्ग के अंतर्गत रहते हैं।
और ऐसे कई ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं जो आज माने उसी जाति में जन्मे हुए लोग हैं जो उस नीचे स्तर पे रहते हैं। तो ये अपर और लेयर तो आज के डेट में बनाया गया है, मनुस्मृति ने कभी बनाया नहीं है इस विषय को, लेकिन माहौल बना रहे, नैरेटिव बना रहे कि हमको हिंदू समाज को बदनाम करना है, हिंदू ग्रंथों को बदनाम करना है, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करना है, राम पर प्रश्न खड़ा करना है, राम के पुल पर जो कन्याकुमारी वाला जो पुल है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। हर जगह पे हमको सिर्फ सवाल खड़े करने हैं और ये भी पूछना है सुप्रीम कोर्ट जाकर कि राम तो थे ही नहीं, इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो काल्पनिक कथा है। और उसी कथाओं पर जो लोग लिखते हैं कुछ भी अपने मन का बयानबाजी, उसको लेकर के ये प्रचारित करना है, उनको मैक्स से अवार्ड दिलवाना है। इनका काम यही है, आप हिंदुओं को गाली दो, इनके चहेते बन जाओ। आपने ज़िक्र किया ना कि राम के अस्तित्व को ये मानते नहीं हैं, तो ये वहाँ चंदा क्यों दे रहे थे संसद में? तो संसद में चंदा नहीं दे रहे थे ना, संसद में तो नौटंकी कर रहे थे। अगर चंदा ही देना था तो क्यों नहीं चले गए अयोध्या? आज तक गए हैं क्या राहुल जी के बारे में कभी कोई ऐसी तस्वीर आई कि राहुल गांधी गए अयोध्या, भगवान राम का दर्शन किए और उसके बाद वहां का आशीर्वाद लिए? आज तक तो किसी ने नहीं देखा, कोई न्यूज में नहीं आया। लेकिन वहां पर ये चंदा वाला नौटंकी जब करने लगे, देखो भगवत वस्त्र में बैठा करके, तब इनको समझ में आ गया। असल में वहां तो अपनी तो इनका परिचय तो सब कोई जानता है कि ये क्या है। असल में उनको तो बैंड बजाना था समाजवादियों की, तो समाजवादी का बैंड बजा दिए। अब यूपी चुनाव में वो लड़ ले बढ़िया से। ये दोनों तो एक साइकिल में बैठा था, दोनों लड़के ने एक दूसरे की साइकिल को पंचर कर दिया। बस यही कहानी है जी। रितेश जी, अभिजीत दीपके ने देश के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को एक खुला पत्र लिखा है। आई मीन समझ नहीं आ रहा कि किस हक से इन्होंने, किस अधिकार से, किस कानून के तहत इन्होंने ये पत्र लिखा है कि स्कूल ठीक करो। तो ये ड्रामा फिर से क्या शुरू कर दिया इन्होंने? असल में क्या है ना कि इनको बड़ा नेता बनने का शौक है। हालांकि जी, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि ये सवाल पूछ रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर से। हर कोई पूछ सकता है, भारत के संविधान ने ही अधिकार दिया है। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत भी अधिकार मिला हुआ है कई लोगों को कि आप चाहते हैं कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, आप सवाल पूछ रहे हैं, आप ठीक करने की बात भी कर सकते हैं, गुहार भी लगा सकते हैं। हर नेता, आप भी नेता, मतलब नेता ही है, कुल मिला के नेतागिरी करना शुरू कर दिए। कहने का मतलब ये है। अब क्या है कि ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि पार्टी इनका जो सीजेपी है तो कॉकरोचों की पार्टी। तो सारे कॉकरोच जो है ना, वो एक दूसरे से बड़ा बनने के लिए प्रयासरत है, चाहे वो सौरभ दास हो, रंका हो, चाहे जो भी हो, भले पिटा कुटा के ही सही, लेकिन सब राजा बनना चाह रहे, सब बड़े बनना चाह रहे हैं। तो उसमें इनको लग रहा है कि हम थोड़ा और बढ़ के कर देते हैं, हम थोड़ा और बढ़ के कर देते हैं, तो इसमें इनकी सत्ता बरकरार रहे, किसी एक को मुखड़ा जो है वही सबसे बड़ा नेता है, ये मैसेज जाता रहे समाज के बीच में। समाज में छोड़िए, खास करके सीजेपी के अंदर ये इन विषयों के लिए काम हो रहा है। और ये माने लोगों को थोड़ा बरगलाने के लिए भी आप बोलेंगे, एक नैरेटिव सेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये पत्र लिखा गया है। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत गहरी मानसिकता है। मुझे लगता है कि वही मैं बोला कि इनके पास एक तो समस्या जो अभी तक जहां जहां ये घूम रहे हैं, भाजपा शासित राज्य में घूम रहे हैं और वहां के कमियों को उजागर कर रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा बात है, कमियों को उजागर करना कोई गलत बात नहीं है, उनको ठीक भी करवाना अच्छी बात है। अगर आप उजागर कर रहे हैं, हो सकता है सरकार उसको ठीक भी कर दे। लेकिन उन जगहों पे जो आप नहीं जा रहे हैं ना, समस्या वहां पर है। जैसे झारखंड नहीं जा रहे हैं, जैसे अन्य तेलंगाना इनको नहीं जा रहे हैं, ये तो इनको ये इन्होंने मान लिया है और ढीठपनाई के साथ ये मान रहे हैं कि हमको सिर्फ एंटी भाजपा गतिविधि करना है। और ये बस एंटी भाजपा गतिविधि के चलते ये निष्पक्ष नहीं शो हो पा रहे हैं। अगर ये निष्पक्ष शो होते, निष्पक्ष दिखते, तो शायद इनकी गतिविधि का जो बोलते हैं ना कि एक लाइफ टाइम जो है ना वो थोड़ा बढ़ता, टाइमलाइन बढ़ता। तो अब लेकिन नहीं लग रहा है, कुछ दिन के मेहमान है और बहुत ज्यादा जीवन नहीं होता है ऐसे कॉकरोच का भी। सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनका पटाक्षेप होगा और पर्दा गिरेगा। और हर चुनाव से पहले मुझे लगता है कि सबसे लेटेस्ट, सबसे नियरेस्ट में अभी यूपी चुनाव है, इसलिए थोड़ा सा नौटंकी चल रहा है
और इसके बाद धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे। उसका तो इनका बस खत्म रहेगा, काम ही नहीं कर पाएंगे, कुछ काम ही नहीं रहेगा इनके पास। अभी मूल काम है योगी बाबा का चुनाव। तो खैर देखते हैं, योगी बाबा को तो अभी हराना मुश्किल है, मुझे लगता है जहां तक। जी बहुत सही कहा आपने, और जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे मेरा ये आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल, अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। और रितेश जी का भी चैनल है, राज समर्पण, उसको भी अपना स्नेह और प्रेम दिखाइए और उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।